Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, the Hindu newspaper analysis for 9th of October is here. 9 अक्टूबर के एनालिसिस, चूँकि न्यूज़पेपर 1 बजे रात को आ जाता है तो मैंने 1 से 2, ढाई 3 तक अभी पूरा पढ़ लिया है और अभी आई थिंक 3, साढ़े 3 के करीब बज रहे हो, तो मैं ये वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पूरा कवर करूँगा एडिटोरियल के साथ, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी रहेगा, प्लस मैं एक्स्ट्रा भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि लाइक करें, अच्छे से लाइक करें। 100-150 लाइक तो मिले कम से कम, तो मज़ा आया और हमें भी। और प्लीज़ कीप डूइंग दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालिसिस में। पहली न्यूज़ जो है वो है नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री, है ना। कल अगर आपको याद हो तो हमने फिजिक्स में टनलिंग के बारे में, क्वांटम टनलिंग के बारे में देखा था कि नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस के बारे में। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ भी 3 लोग को मिला है। तीनों जो लोग हैं उसमें सुसुमु कितागावा, याद रखिएगा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी, ठीक है ना। ओमार एम यागी, सुसुमु कितागावा एंड रिचर्ड रॉबसन, इस तरह का इनका इमेजरी है जो बनाया गया है, ठीक है। तो जापानीज़ नेम तो पहले ही आपको दिख रहा होगा, सुसुमु कितागावा। रिचर्ड रॉबसन यूके के हैं एंड ओमार एम यागी जो है वो यूएसए के हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री, किस चीज़ के लिए दिया गया है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो ये सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी को दिया गया है फॉर डेवलपिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, MOF। लिख लीजिए, इसको याद करिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। MOF यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए इनको तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई ये MOF है क्या, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है क्या। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो है बेसिकली दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इन विच मेटल आयंस सर्व्स एज नोड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सर्व एज कनेक्टर। तो ये MOF जो है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से ही याद रखिएगा। देखो क्या होता है, यूपीएससी जो है वो कुछ आपसे अलग नहीं पूछेगा और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आपको नॉलेज नहीं चाहिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए। ये नहीं यार, अब MOF का हम इंटरनल वर्किंग और आयन कैसे ब्रेक कर रहे हैं और नोड्स क्या हैं, कहाँ पर कनेक्टर है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। MOF क्या हो गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा कीवर्ड है मेटल आयन, ये नोड्स की तरह सर्व करते हैं एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कनेक्टर की तरह करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसका जो इंटरनल सरफेस एरिया है बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेज अ लॉट, है ना। एंड यहाँ पर बेसिकली फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स को होल्ड किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन नेटवर्क, कोऑर्डिनेशन नेटवर्क का हिस्सा है एंड पोरोसिटी और ये सब स्टडी करने के लिए भी काफ़ी काम आते हैं। तो MOF याद रखिएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, इसके लिए ही नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स क्या है तो मैंने वो भी आपको कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स में बताया। पहला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे मेटल आयंस नोड्स की तरह एक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कनेक्टर्स की तरह। इससे ज़्यादा आपको साइंटिफिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन जो यूपीएससी में आएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन, क्योंकि फिजिक्स का हमने कल देख लिया था, मेडिसिन का रह गया था। तो मेडिसिन आपको बता दो, इस बार का जो नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन है वो किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, दिस वॉज गिवन फॉर द साइंटिस्ट जिन्होंने थोड़ा सा हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बताया। मैं आपको बताऊंगा क्या उन्होंने बताया। पहले आप याद रखिएगा, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची, ये 3 लोगों को दिया गया इस बार का जो नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन। किसको किसको, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची, ठीक है। अब ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है, मैंने आपको बताया कि इन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आती है इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में बताया। जब आप अपन इम्यून सिस्टम कभी भी हमने पढ़ा होगा तो आप सबको याद होगा कि हमने बी सेल और टी सेल्स के बारे में पढ़ा है, जहाँ से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गार्ड सेल्स भी होती हैं, इम्यूनिटी की सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड समझते हो, जो गेट के बाहर खड़ा रहता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी
टी सेल्स। तो रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में बताया इन तीनों ने मिलकर के कि किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब कि देखो, इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम यह है कि जो भी पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म करना। तो क्या होता है, कई बार ये जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल्स को, अच्छी सेल्स को भी खाना शुरू कर देता है ना। तो वो तो बीमारी हो गई ना। तो लेकिन नॉर्मल बॉडी में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एंड वो चीज़ रेगुलेटरी टी सेल्स के कारण होता है। ये डिस्कवरी इन तीनों लोगों ने की, तो दैट वाज द बिग अचीवमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक न्यूज़ में है वो है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस। क्या है ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस? हालांकि मैंने कई बार बताया है, केरला में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था। प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस ब्रेन इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय अ ब्रेन ईटिंग अमीबा। याद रखिएगा, इट्स अ ब्रेन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये रेयर बट फैटल ब्रेन इन्फेक्शन है, और ये होता है एक अमीबा के कारण जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द अमीबा इज नाइग्लेरिया फाउलेरी। इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर्स, फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स एज वेल। तो कंटामिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर सोर्सेज में ये पाया जाता है। कंटामिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है ना। ट्रांसमिशन जो मैंने बताया कि नाइग्लेरिया फाउलेरी इंटर करता है बॉडी में थ्रू नोज। जैसे कि आप स्विम कर रहे हो या बेद कर रहे हो कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर में, तो ये फिर वहाँ से इंटर करेगा, फिर आपके ब्रेन में इंटर कर जाएगा और टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्ट करेगा, स्वेलिंग क्रिएट करेगा। याद रखिएगा, इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन जब आप स्विमिंग करते हो नोज के थ्रू ये एंटर करता है, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी एक्सट्रीमली हाई है, मोर देन 95%। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है आपका अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस का, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है हमास एंड गाजा स्ट्रिप के बारे में। अभी आप सबको पता होगा कि एक पीस डील के बारे में बात चल रही है, जिसमें अब लग रहा है हमास को भी ये लग रहा है कि हो सकता है पीस अचीव की जा सके। इसमें बहुत बड़ा रोल है डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा रोल है, और इस बार झूठ मूठ का नहीं है, सही सही का है। तो देखते हैं किस तरीके से। बट थोड़ा सा मैं आपको हमास के बारे में बता दूं। हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, एंड इट्स अ सुन्नी इस्लामिस्ट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम ये है प्रो पैलेस्टीनियन रिजीम को बनाना और पैलेस्टीन का एक नेशनल जो है मतलब रिकग्निशन उसको अचीव करवाना, ठीक है ना। हमास बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था गाज़ा को ड्यूरिंग द सेकेंड इंटिफाडा। सेकेंड इंटिफाडा मतलब कि जब दोबारा अपराइजिंग शुरू हुई, स्पेशली जो गाजा स्ट्रिप वाला रीजन है उसको हम इंटिफाडा बोलते हैं। फर्स्ट इंटिफाडा भी 80s में हुआ था, सेकेंड 2000s में हुआ था, तो सेकेंड इंटिफाडा के टाइम पे ये मैप एक आपको दिख रहा होगा यहाँ मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे मेनली गाजा स्ट्रिप का। तो गाजा स्ट्रिप की लोकेशन कुछ इस तरीके से है, एक तरफ इजिप्ट है, ठीक है, और दूसरी तरफ पूरा इजराइल है। फिर इसके बाद ये जो बीच की पट्टी इसको गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। गाजा स्ट्रिप से अगर आपको यहाँ पे इजिप्ट की तरफ आना है तो राफा क्रॉसिंग, यहाँ पर राफा नाम की जगह दिख रही है, राफा क्रॉसिंग है, तो वो भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ बाकी तो इजराइल है ही। तो अभी अब चल रहा है कि पीस हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट डील। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेनली हो सकता है ना। अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी दीपावली एज अ स्टेट हॉलीडे। तो इट्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट। ये भी सब पूरा द हिंदू का, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा द हिंदू का एनालिसिस है। इसमें हमने पीआईबी ज़रूर इंक्लूड किया है, जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगा है हिंदू में नहीं मिला है तो हमने पीआईबी से कवर कर लिया। बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड फॉर यू ऑल, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ है, कैलिफोर्निया डेजिग्नेट्स दीपावली एज अ स्टेट हॉलीडे। दिख रहा है आपको? तो कैलिफोर्निया जो है उसने दीपावली को स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला तीसरा, याद रखिएगा, यूएसए का तीसरा स्टेट बन चुका है। तो अब दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए कि भैया पहले और दूसरे बताओ। तो पहला जो स्टेट था वो याद रखिएगा पेंसिल्वेनिया था इन 2024 अक्टूबर, जो कि बना फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे। उसके बाद दूसरा कनेक्टिकट था। पहला था पेंसिल्वेनिया, दूसरा है कनेक्टिकट, और तीसरा अब जो है वो कैलिफोर्निया है, ठीक है ना। सो दिवाली हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ हॉलीडे फॉर पब्लिक स्कूल, और एक स्टेट हॉलीडे बनाना डिक्लेयर किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
एक न्यूज़ आपको यहाँ पीआईबी की भी दिख रही होगी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस को 2025। तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस है क्या? इट इज़ द 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट। हो कहाँ पर रहा है ये? तो हो ये रहा है यशोभूमि न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। एंड इट्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस, याद रखिएगा। यहाँ पे बात चल रही है 6G के बारे में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स प्रिवेंशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 9th एडिशन दिल्ली में हो रहा है ना। और इसमें याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स, जैसे कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट जो है वो इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट 5G मार्केट जो है वो भी इंडिया है। तो दैट दीज वर द थिंग्स। सेकंड न्यूज़ श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में थी कि प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में अगर आपको बता दूं कि वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड लॉयर जर्नलिस्ट, जिन्होंने 2-3 चीज़ें बनाई। इनका मेन है कि इंडिया के बाहर रह करके इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया वो इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। सेकेंड है इंडिया हाउस, और तीसरा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये लंदन में इन्होंने तीनों चीज़ इस्टेब्लिश की थी। इंडिया हाउस इन लंदन इज मोस्ट फेमस, जो कि आप सुने भी होंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया इंडिया हाउस इन लंदन। इसके अलावा इंडिया होम रूल सोसाइटी एंड इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, ये तीनों लंदन में इन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो दीज आर द जो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब एडिटोरियल ऑफ द डे, अगर आप लोग सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9 बजे, तो आप देखेंगे कि उसमें 4-5 एडिटोरियल और कमेंट है, लेकिन जो डिस्कस करने लायक है वो एक है, द वर्डिक्ट दैट मिसेस द फाइन प्रिंट, ठीक है ना। ये आर्टिकल जो आया है, ये आया है अभी मई में एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो है वो इलीगल रहेंगी। पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का मतलब क्या हुआ? रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पोस्ट फैक्टो, यानी कि अगर आपने कोई काम करा लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और बाद में अगर आप चाहे पास्ट में कराए गए किसी काम का कि हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले लें अब इसका, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले बन गए हैं लेकिन उनका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया है, उनको बाद में आप लीगलाइज नहीं कर सकते। तो ऑथर का ये कहना है कि इस डिसीजन के कारण काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सबसे पहली बात, क्या कन्फ्यूज़न है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इशू की बात कर लेते हैं। तो इशू 2013 का है, जब सदर्न बेंच ऑफ एनजीटी जो था उसने एसपी मुथुरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्टे कर दिया इंडियन मिनिस्ट्री का रूल, जो कि अलाउ करता है रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मतलब कि कोई काम आपने करा लिया और बाद में उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब पास्ट में जा करके ले रहे हो ना आप, तो ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हाँ भाई, आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रूवल नहीं ले सकते। अब यहाँ पर ये जजमेंट जो है वो क्या गैप्स हैं। सबसे पहली बात, ऑथर ने ये बोला है कि भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडेंस नहीं किया है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या होगा, क्या उनको तोड़ा जाएगा या क्या उसको अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिमोलिशन होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग है, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिनका डिमोलिशन हो सकता है, मास डिमोलिशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। रूलिंग कहती है कि भाई सारे वायलेशंस बराबरी से आप देखो, तो वो कैसे देखेंगे जब तक आप क्लियर गाइडलाइन नहीं दोगे। तो इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अलावा इट विल पुश डेवलपर्स अंडरग्राउंड, बहुत सारे डेवलपर्स भाग जाएंगे। लीगल एम्बिग्यूटीज क्रिएट कर रहा है। ये भी ऑथर ने कहा कि भाई ये लीगल एम्बिग्यूटीज इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये EIA नोटिफिकेशन यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात तो करता है, लेकिन CRZ नोटिफिकेशन की बात नहीं करता, और दोनों अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं अलग अलग एरियाज को। तो यहाँ पर क्या क्या और हो सकता है, तो ऑथर ने वो भी कहा कि भाई डिमोलिशन अगर होगा तो हमको कंट्री को न केवल इन्वायरमेंटल लॉस होगा बल्कि फाइनेंशियल लॉस भी होगा और सोशल लॉस भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो ऑथर ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए कहा है कि पहली चीज़ तो रेगुलराइजेशन जो है इको सेंसिटिव जोन्स, आप ऐसी जोन्स को पकड़िए जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, हाँ वहाँ पर आप मत करने दीजिए कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मत दीजिए, चाहे तो आप तोड़वा भी लीजिए, है ना। लेकिन आप नॉर्मली क्या काम करिए कि आप इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स करवाइए
पहले तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरा फाइन और रिस्टोरेशन ड्यूटीज़ जो हैं वो आप लोगों के ऊपर लगाइए। कोई ब्लैंकेट पनिशमेंट मत करिए, रिस्टोरेशन की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, टाइम बाउंड मैनर में सो करने की कोशिश करें। तो दीज आर द स्टेप्स विच हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा। आज अपन ने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का देखा। थोड़ा सा मैं नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 1895 में 27 नवंबर 1895 में एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी लास्ट विल साइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनके फॉर्च्यून का शेयर है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस नोबेल प्राइज, ये जो 5 है ये ओरिजिनल यही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ये ओरिजिनल नोबेल प्राइजेस जो कि लिखे गए थे। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज नहीं लिखा था एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल में, याद रखिएगा। 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक करके स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये इकोनॉमिक साइंसेस का प्राइज बनाया, नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको नोबेल प्राइज भी नहीं कहते, इसको स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। यंगेस्ट नोबेल प्राइज के जो लॉरिएट रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है मलाला यूसुफजई, 17 साल की एज में दिया गया था, है ना, याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज। इसके अलावा नादिया मुराद, आपको याद हो, 2018 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया से और किसको मिला है अगर आप बता सके कमेंट सेक्शन में तो दैट विल बी गुड। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा हमने नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जाना, नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में जाना, हमने MOFs के बारे में जाना, और जो हम रेगुलेटरी टी सेल्स हैं उनके बारे में जाना। देन प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, हमास, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी का मैप, दीपावली स्टेट हॉलीडे कौन कौन से स्टेट्स में डिक्लेयर की गई उसके बारे में जाना, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में जाना, श्याम जी कृष्ण वर्मा के रोल के बारे में जाना, और फाइनली हमने एडिटोरियल समझा। सो दैट इज़ इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट कंटेंट कम से कम टाइम पीरियड में प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।